अब नारी के आंचल में केवल दूध और आंखों में पानी नहीं रह गया है, बल्कि उनके जीवन में संघर्ष भी जुड़ गया है। वर्षों पूर्व एक नारी को सपने बुनने का कोई अधिकार नहीं था। उसकी सारी इच्छाएं परिवार की मर्जी पर ही निर्भर रहती थीं। वैसे कह सकते हैं कि नारी के लिए अभी भी परिस्थितियां कुछ खास नहीं बदली हैं, परंतु एक अच्छी बात ये हुई है कि आधुनिक पढ़ी लिखी महिलाएं अपने अस्तित्व और अपने खिलाफ हुए अन्याय के लिए आवाजें उठाने लगी हैं। उन्हें जीवन में कठिन संघर्ष से भी डर नहीं लगता है। विदेश में निभा को अचानक भारत के पड़ोसी अंकल द्वारा मां की तबीयत खराब होने की खबर मिलती है। मां की तबीयत खराब की खबर सुनकर निभा काफी घबरा जाती है। ठंड के वातावरण में भी वह पसीने पसीने हो जाती है। वह किंकर्तव्य विमूढ़ हो जाती है। उसके पति सुरेश उसे संभालते हुए आनन फानन में भारत के लिए टिकट कटा देते हैं। उसे भारत विदा करते हुए सुरेश सांत्वना देते हुए कहते हैं, निभा, तुम धैर्य से काम लो। पड़ोसी अंकल मां को अस्पताल ले गए हैं, सब ठीक ही होगा। बच्चों को मैं संभाल लूंगा, तुम चिंता मत करना। निभा स्वीकृति में सिर हिलाकर भरे नयन से पति से विदा लेकर अपनी फ्लाइट की ओर बढ़ जाती है। नियत समय पर हवाई जहाज तेज गति से उड़ान भरने लगता है। जैसे जैसे हवाई जहाज अपनी गति पकड़कर आसमां को चूमने लगता है, वैसे वैसे निभा का मन भी मां की यादों के पालने में हिचकोले खाने लगा। वह मन ही मन मां की सलामती की दुआ मांगने लगी। मां के सिवा मेरे मायके में कोई और नहीं है। मां शब्द तो अपने आप में संपूर्णता समेटे हुए है, परंतु पितृसत्तात्मक समाज ने हमेशा उसे और उसकी मां को अधूरेपन का एहसास कराया। कितनी बार उसने मां से कहा कि आप हमारे साथ विदेश चलो, परंतु हर एक बार संस्कारों की दुहाई देते हुए कहती, बेटी, अब पराए देश और बेटी के घर क्या रहने जाऊंगी, अपने ही देश की मिट्टी में प्राण त्यागूंगी। हवाई जहाज के गंतव्य स्थान पहुंचने की सूचना से निभा के विचारों पर अचानक से विराम लग जाता है। फ्लाइट से उतरकर निभा सीधे अस्पताल की ओर भागती है। मां की मौत तो एक दिन पहले ही हो चुकी थी, परंतु निभा के लिए ही मां का पार्थिव शरीर सुरक्षित रखा गया था। निभा बदहवास सी मां को एकटक देखती है, मानो वह मां के अंतिम दर्शन की स्मृति सदा के लिए अपने दिल में संजोए लेना चाहती हो। कुछ देर बाद पड़ोसी अंकल उसके कंधों को थपथपाते हुए उसे सजग करते हैं। खुद को संभालते हुए वह पड़ोसी अंकल की सहायता से सभी औपचारिकताएं पूरी करती है। फिर उसे अस्पताल की ओर से मां का पार्थिव शरीर सौंप दिया जाता है। अस्पताल के बाहर उसके सारे पड़ोसी जमा हैं। उनकी मदद से मां का क्रियाकर्म सभी कुछ अच्छे से निपट गया। वह सोचती है, एक तो मां का सभी के साथ अपनेपन का संबंध था, जिसके कारण सभी हमेशा सभी कामों में तत्पर रहें। दूसरी बात अपने देश की उसे सबसे अच्छी लगती है कि सुख में पड़ोसी भले ही बिन बुलाए न आते हों, परंतु वही पड़ोसी दुख की घड़ी में बिन बुलाए जान लेकर हाजिर हो जाते हैं। आज सभी कामों से निवृत्त होने के बाद निभा बैठी हुई सोच रही है, अब मां के बिना यहाँ बचा ही क्या है। बस मां की कुछ यादें हैं, जिन्हें दिल में समेट लूं। ये सोचकर बेचैनी में उठकर निभा मां की अलमारी खोलती है, तो एक लाल रंग की डायरी पर उसकी नजर जाती है। डायरी खोलने पर मां की लिखावट देखकर निभा पढ़ना शुरू करती है, जिसमें उसकी मां के जीवन की संघर्ष गाथा लिखी हुई है। मां शांति देवी, मैं बचपन से ही जिद्दी रही हूँ। जो मेरे मन में आता था, वो मैं जिद करके अपने परिवार से मनवा ही लेती थी। मैंने परिवार से विद्रोह कर शहर से बाहर पढ़ने का फैसला लिया। मैं परिवार की पहली लड़की थी, जिसने बाहर पढ़ाई की हो और नौकरी भी। मैं नौकरी पाकर काफी खुश हूँ। मुझ में जवानी का जोश और जिंदगी का उमंग उत्साह भरा हुआ है। मुझे हमेशा लगता कि मैं अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीऊंगी। माँ, चाची,
बुआ की तरह पति के हाथों की कठपुतली नहीं बनूंगी। घर परिवार में माता पिता भाई सभी मुझे विद्रोहिणी कहते हैं। संयोग से उम्र के 25वें वसंत में रमेश मेरे जीवन में आए। उनका आगमन मेरे जीवन में वसंत ऋतु के समान था। मेरे जीवन में कल्पनाओं की नई नई कोपलें फूटने लगी। रमेश देखने में जितने आकर्षक हैं उतने ही वाक्पटु और व्यावहारिक भी। रमेश से दोस्ती होने पर मैं कल्पना के सतरंगी इंद्रधनुष पर चढ़कर जिंदगी के सुनहरे सपने बुनने लगी। एक दिन हम दोनों भावनाओं के आवेश में बहकर एक दूसरे की आगोश में खो गए। हमारा तन और मन एकाकार हो चुका था। हम प्रेम के अद्भुत समंदर में गोते लगाने लगे। जब हमें होश आया तो हमें कोई ग्लानि नहीं हुई। हमारा प्यार सच्चा था। सच्चा प्यार तो एक दूसरे में समाहित होने ही है। हम दिल से पति पत्नी बन चुके थे। बस समाज की स्वीकृति के लिए हम दोनों शादी करने को तैयार थे। डायरी पढ़ते पढ़ते निभा माँ के दुख दर्द को और करीब से महसूस कर रही थी। आंखों के भींगी कोर को पोंछते हुए निभा चाय बनाने के लिए उठती है। हल्का चाय नाश्ता कर निभा फिर से डायरी पढ़ने के लोभ का संवरण नहीं कर पाती है और फिर डायरी पढ़ना शुरू करती है। माँ शांति देवी नियति के गर्भ में क्या छिपा है कोई नहीं जानता है। अचानक से मेरी जिंदगी में काल का क्रूर खेल आरंभ हो गया। रमेश को ऑफिस के काम से विदेश जाने का मौका मिला। हम दोनों काफी खुश थे। 1 महीने बाद रमेश लौटकर आने वाले थे। फिर हमारी शादी होनी थी। विदेश जाते समय रमेश का हवाई जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मेरी जिंदगी उजड़ गई। रमेश के बिना मेरी जिंदगी अंधकार में हो गई। 25 वर्ष की आयु में ही मैं बिन ब्याही विधवा बन गई। रमेश के बिना कब सुबह होती कब शाम होती कुछ पता नहीं चलता। मैं पूरी तरह टूट चुकी थी। बार बार मन में आत्महत्या का ख्याल आता था, परंतु एक दिन अचानक रमेश के प्यार का अंकुरन मेरे शरीर में हलचल का आभास देने लगा। अब मैं रमेश की यादों के सहारे उसकी निशानी को दुनिया में लाने का साहस बटोरने लगी। डायरी पढ़ते पढ़ते निभा ने अपने गालों पर ढलक आए आंसू को पोंछा और शून्य में इधर उधर देखने लगी। उठकर सामने टेबल पर से एक गिलास पानी हाथ में लेकर फिर माँ की संघर्ष गाथा पढ़ने लगी। शांति देवी बिन ब्याही होकर बच्चे को जन्म देने के फैसले से पिता और भाई ने मुझे अपनी जिंदगी से सदा के लिए निष्कासित कर दिया, परंतु माँ तो माँ ही होती है। मेरे प्रसव के समय मेरी माँ परिवार से झगड़कर मेरे पास आ गई। बेटी निभा, जब तुमने इस धरती पर कदम रखा तो मुझे एहसास हुआ कि रमेश का छोटा रूप फिर से मेरी जिंदगी में खुशियां भरने आ गया है। बेटी, तुम मेरे जीने का सहारा बन गई। मेरी उम्र अभी मात्र 30 वर्ष है, परंतु मेरे जीवन का संघर्ष विस्तृत रूप ले चुका है। ऑफिस, घर, समाज सभी जगह लोगों की दिलचस्पी मेरी निजी जिंदगी में बढ़ने लगी। दफ्तर से लेकर मेट्रो, सड़कें सभी जगह लोगों की कामुक भरी चुभती निगाहें मेरे शरीर को बेधती। सब कुछ जानकर भी मैं अनजान बनने की कोशिश करती। आज़ाद ख्यालों वाली मैं खुद को सीमित दायरों में बांधने लगी। सिंगल मदर होना मेरे लिए दुरूह बनता जा रहा है, परंतु समाज के तानों से मैंने खुद को टूटने नहीं दिया। बेटी, तुम्हारी प्यारी मुस्कान दुगुने वेग से मुझे जीवन में संघर्ष करने को प्रेरित करती है। बेटी निभा, तुम्हारा चेहरा हर वक्त मुझ में नई ऊर्जा और नई स्फूर्ति का संचार करता रहता है। आधुनिक नारी ने बाहरी दुनिया में अपने कदम तो निकाल दिए हैं, परंतु पग पग पर उसे नई चुनौतियों से संघर्ष करना पड़ता है। बेटी, मुझे आज तुम्हारे स्कूल के प्रिंसिपल की बातों ने झकझोर कर रख दिया। पढ़े लिखे पुरुष भी महिलाओं के मनोबल को तोड़ने की कोशिश करते हैं। तुम्हारे दाखिले के समय पिता की जगह जब मैंने अपना नाम लिखने को कहा तो प्रिंसिपल ने व्यंग्यपूर्ण कटाक्ष करते हुए कहा, मैडम,
कोई तो इस बच्ची का पिता होगा या यूं ही आपकी रंगरेलियों का परिणाम है। सच कहूं तो इच्छा हुई कि उसी समय उसे थप्पड़ जड़ दूं, पर तुम्हारे भविष्य का सवाल था, इस कारण पिता का नाम रमेश लिखवाया। वास्तव में वही तुम्हारे पिता थे। घर के सामने एक दुकानदार है जो मुझे हमेशा वासना भरी नजरों से घूरा करता है। नजदीक होने के कारण मैं उसी से घर के सामान मंगवाती हूँ। मुझे उसकी नजरों से क्या मतलब, परंतु उसने मेरी चुप्पी का गलत अर्थ निकाल लिया। एक दिन सामान पहुंचाने घर आया, मुझे अकेले देखकर मेरे साथ बदतमीजी करने लगा। मैंने भी उसे झन्नाटेदार थप्पड़ जड़ते हुए कहा, खबरदार, आगे से कभी मेरी ओर तिरछी नजर से भी देखा तो तुम्हारी खैर नहीं। मैं छुई मुई सी अबला नहीं, बल्कि पढ़ी लिखी आधुनिक नारी हूँ। माँ की डायरी यही समाप्त हो जाती है। निभा ये जानते हुए बहुत दुख होता है कि उसकी माँ उसके लिए कितना त्याग और संघर्ष किया है, पर उससे भी ज़्यादा वो गर्व महसूस करती है कि उसकी माँ अपने और अपनी बेटी के लिए वो किसी के सामने झुकी नहीं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी थोड़ी बहुत भी पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।